अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का 201 लेक्चर 1, जो हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन पर हमारे पास क्या सीन आता है? टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो किस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं। एक हमारे पास होती है ओरल कम्युनिकेशन और एक हमारे पास होती है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास ये होता है कि एज अ वर्ड इट सेज, ओरली हमारा मैसेज हमारे व्यूअर को पहुंच जाता है और इसकी डिलीवरी फास्ट होती है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ, मेरा मैसेज आपको इजीली विद ऑडियो एंड वीडियो समझ आ जाता है। अगर यही लेक्चर मैं आपको रिटन फॉर्म में दूँ, जिस तरह के आपके पास आप लोगों की यूनिवर्सिटी के हैंड आउट्स हैं, वो मैसेज आपके पास रिटन फॉर्म में गिवन है, तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो रही है आप लोगों के टीचर्स के आपके साथ, जो कि इतनी अपीलिंग भी नहीं लगती और थ्रू वर्ड्स है, और वो आपको क्लियर सिस वाले होता है, जबकि ऑडियो में या फिर किसी के समझाने से आपको वो जल्दी समझ आ जाता है। दिस इज़ द वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दिस ओरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टडी करना है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। टेक्निकल कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट रोल्स अपने वर्क प्लेस में। किस तरह, जैसे कि एक स्पेशलिस्ट है, वो उसकी क्या क्या ज़रूरियात होती हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में। सबसे पहले वो आइडियाज़ जनरेट करेगा। उसके दो रोल्स हैं, उसको पता है कि स्पेशलिस्ट हूँ मैं, मेरे दो रोल्स हैं। मैंने एक तो आइडियाज़ जनरेट करना है, दूसरा हमने जो भी रिजल्ट और जो भी काम किया है वो मैं अपने को वर्कर्स और कस्टमर्स के साथ शेयर करूँ। अब ये जो हमने शेयर करना है, वो शेयर करना थ्रू मीन्स ऑफ वर्ड्स और थ्रू मीन्स ऑफ ऑडियो है। तो अब वो सिलेक्ट करेगा कि क्या मुझे ओरल कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर रिटन कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है एज अ टर्म ऑफ देयर मीटिंग, वो ही कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करते हैं। अब ये वर्क प्लेस को समझने के लिए उस स्पेशलिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब हम पता है, जिस तरह कि आप लोगों के हैंडआउट में गिवन है, एक एग्जाम्पल गिवन है नायला की, जो कि एक न्यूली हायर्ड डाइटिशियन है। ठीक है, वो न्यूली हायर्ड डाइटिशियन है और उसको कम्युनिकेट करना है अपने वर्क को और अपने एम्प्लॉयर को बताना है जिसने उसे हायर किया है कि एक लार्ज हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको बताया गया है कि आपने हॉस्पिटल के किचन को रीऑर्गेनाइज करना है और इस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है कि उसका मनी भी सेव कर सकें और डिफरेंट चीज़ों को हम अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकें। हमारी न्यूट्रिशन, डाइट, सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा सा परफॉर्मा रेडी करना है, जो उसके लिए एक चैलेंज है। तो क्या, कौन सी टाइम्स ऑफ कम्युनिकेशन उसको यूज़ करनी चाहिए और किस तरह वो अपना आइडिया जो है अपने व्यूवर्स तक पहुँच जाएगी। अब इसको हमने क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू करना है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि आप लोगों ने अपने आप को बैठ के थोड़ी देर सोचना है, थोड़ी सी ब्रीफ जो है आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। किस तरह? आपने सबसे पहले ग्राफ बिल्डिंग करनी है। ग्राफ बिल्डिंग इन अ सेंस ये होता है कि आप अपने पास एक रफ सा ग्राफ बना दें। जैसे कि अब मैं यहाँ पर, मुझे पता है कि यहाँ पर इस मंथ में इतनी सेल्स हुई थी, फिर इतनी सेल्स हुई, फिर इतनी हुई, फिर लो हो गई। तो ये जो ग्राफ मेरे पास बन रहा है, ये किस बेसिस पे बन रहा है? ये इसका एक्स एक्सेस केसेस पर है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स है एंड नंबर ऑफ कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट लग रही है। अब मैं उस परफॉर्मा को रेडी करने के लिए थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग मुख्तलिफ जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उसको की पॉइंट्स में लिख देंगे। अब की पॉइंट्स में आपने लिखना है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ये लेक्चर प्रिपेयर किया है और मैंने की पॉइंट्स लिखी। अब मैंने आप लोगों के हैंड आउट से लेक्चर प्रिपेयर किया है, मैंने पूरा का पूरा हैंड आउट तो नहीं स्क्रीन पर दिखा रही, मैं एक कॉपी में डिफरेंट मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मुझे याद रहे कि मैंने आप लोगों को इससे डिलीवर करना है। ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को मैं जो बोल रही हूँ अपने ऑडियो, अपनी ओरल कम्युनिकेशन से आपको बता रही हूँ, तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपकी ओरल कम्युनिकेशन में। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बुलेट्स में लिखते हैं। फिर जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास एक वास्ट वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो आप उनके साथ शेयर करते हैं एंड देन आप स्कोर करते हैं। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो आपके ब्रेनस्टॉर्म्ड पॉइंट्स होते हैं। तो आपने किस तरह से राइटिंग करनी होगी, उसका ये इशू है कि आप लोगों ने, जैसे कि नायला करेगी, नायला क्या करेगी कि वो एक ब्रीफ इंट्रो कलेक्ट कर लेगी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेगी सबके लिए। अब कौन कौन से रूल्स एम्प्लाई होने चाहिए,
कौन कौन से रूल्स इस किचन को, इस लार्ज हॉस्पिटल के किचन को इम्प्लाई मतलब लो कॉस्ट में और अच्छी डाइट और परफॉर्मा बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो सारी मेथोडोलॉजी लिखेगी। वो सारी मेथोडोलॉजी वो क्यों लिखेगी? क्योंकि वो एक डाइटिशियन है और किस तरह से उसने ये नोट डाउन करना है। अब उसने सबसे पहले बेनिफिट्स लिखने हैं कि ये काम करने से ये फ़ायदे होंगे और ये काम जो ऑलरेडी यहाँ हो रहे हैं उसमें क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या मसले हैं जो हट जाएं तो हमें पैसे बच सकते हैं। तो इस तरह से वो पूरा परफॉर्मा तैयार करेगी। रिटन कम्युनिकेशन से आप ये याद रखें कि रिटन कम्युनिकेशन से ना तो सिर्फ आप लोगों का जो है आप लोगों का जो रेजेस होती हैं, प्रमोशंस होती हैं, बल्कि आपका कांटेक्ट डेवलप होता है आप लोगों के कस्टमर्स और क्लाइंट्स के साथ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम जो राइटिंग है वर्क पर वो किस तरह से डिफरेंट है स्कूल में। अब स्कूल जब आप लोग जाते थे, मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जब आप लोग स्कूल जाते थे तो किस तरह से आप लोग राइटिंग करते थे, और स्कूल जाने वाली राइटिंग में और एक वर्क प्लेस में की राइटिंग में क्या फ़र्क है। अब क्या करना है कि हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि स्कूल और जॉब की राइटिंग में फ़र्क होने का सबसे मेन रीज़न ये है कि स्कूल में जो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ आपकी इंस्ट्रक्टर है या फिर जो आपकी हेड है जिसके पास कॉपीज रीचेकिंग होने के लिए जाती हैं यूजुअली। अब हम सबसे पहले राइटिंग को देखेंगे तो राइटिंग में सबसे पहले डेवलपमेंट काउंट करती है। डेवलपमेंट और न्यू राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। जब हम राइटिंग करते हैं अपनी वर्क प्लेस पर तो हम ये नहीं देखते, वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, हम ये नहीं देखते कि ये मेरी राइटिंग सिर्फ और सिर्फ मैं या मेरा एम्प्लॉयर पर पढ़ रहा है। आप इस एस्पेक्ट पे लिखेंगे कि यू हैव अ लार्ज ऑडियंस, और वो ऑडियंस जो है आप लोगों को जो है किस तरह से आप अपना आइडिया कन्वे करेंगे कि वो रीच आपकी जो है डायरेक्ट ऑडियंस को मिले। क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है फिलहाल के तौर पे आपने अपने ऑडियंस को अपनी रीडिंग के जरिए चलाना है। अब कंटेंट दो तीन किस्म का होता है। एक कंटेंट जो होता है वो हमारे पास होता है जो बिल्कुल इनकरेजिंग नहीं होता। आपका व्यूअर जो है, आपका जो रीडर है, वो 2-3 लाइंस पढ़ने के बाद ही बोर हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने कंटेंट को इनकरेजिंग करें, लाइक जिस तरह के उसमें आप डिफरेंट हुकअप्स डालें। हुकअप्स यानी बीच में आप लाइन को लिखते लिखते एक बात लिखें कि ये सब करने से ये हुआ था, लेकिन जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं बट तो कॉजेज आ जाएंगी। तो बट इज अ मेजर हुकअप यूज करने से आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। अब यहाँ पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, यहाँ पर हमें पता चल गया कि राइटिंग से हमारी जो है रेजेस होंगी, डेवलपमेंट होगी और हमारी जो है राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। अब जो है आप लोगों के हैंड आउट में है ग्राफ प्लॉटिंग है, परसेंटेज और आवर्स के अकॉर्डिंगली नायला ने किस तरह से उसको प्रोवाइड किया, एंड देन इस सब के करने के बाद क्या फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा कि ये तो रिकग्निशन हो जाएगी। अगर आपने अच्छी राइटिंग की हुई है, आपने प्रॉपर ग्राफिंग, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर मेथोडोलॉजी लिखी है और स्टेप वाइज चले हैं। देखिए स्टार्ट में सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, देन फिर आप उसके बाद अच्छे तरीके से एक मेथड बताएंगे कि अगर हम इस तरीके से चलें तो ये होगा, और कंक्लूजन डेवलप करें, अपने रिजल्ट्स देने की कोशिश करें एडवांस। तो फिर आपका जो होगा प्रॉपर रिकग्निशन मिलेगी कि भाई इस बंदे ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। आपका नाम होगा, आपको रेजेस मिल सकती हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी प्रमोशन भी मिल सकती है। यूजुअली जो कोर्सेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे वो सेम टू सेम आपको प्रेजेंटेशन से कि ये कम्युनिकेशन ऐसी है, रिटन कम्युनिकेशन इस तरह की है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इस तरह की है। डेफिनेशंस तो सबको आती हैं, रटा लगाने का कोई सीन नहीं है। लेकिन हमने जिस तरह के पढ़ लिया कि राइटिंग जो है वो स्कूल में डिफरेंट है और हमारी जो वर्क प्लेस है वहाँ डिफरेंट है। स्कूल में आपकी ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ आपका इन्वेजिलेटर होता है, जबकि जॉब पे आपका जो ऑडियंस होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। आपका एम्प्लॉयर होता है, आपके कलीग्स होते हैं, आप कस्टमर्स होते हैं, आपकी अदर डिविजन्स भी होती। अब इसमें क्या है, किस तरह से राइटिंग स्किल्स आपके स्कूल में
और किस तरह से राइटिंग स्किल्स आपकी जॉब पे अफेक्ट करती हैं। स्कूल में हम एग्ज़ाम्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, जबकि जॉब पे हमारे पास डिफरेंट टास्क मिलते हैं। लेट्स से एक टास्क की एग्जांपल हम लेते हैं जो कि आपके हैंडआउट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ऐसी है जिससे आपको समझ आ जाएगी कि किस कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं। अब जैसे नायला को एक लार्ज हॉस्पिटल में जो किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, लेट से उसी हॉस्पिटल में जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके बच्चों के लिए डे केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि डे केयर बनाना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्ट में फीमेल टीचर्स होती हैं या फीमेल स्टाफ होता है जो आपके पास लर्निंग हॉस्पिटल्स होते हैं, उन हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, तो वो यूजुअली मैटरनिटी लीव के बाद उतनी अटेंशन से या फोकस के साथ काम नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अटेंशन डाइवर्ट होती है अपने बच्चों की तरफ। तो हम एक ऐसा डे केयर बनाना चाहते हैं जिसमें उनके बच्चों को डिफरेंट आयाज, डिफरेंट टीचर्स, ट्यूशन्स, गेम्स के साथ बिजी रखा जाए। अब ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लिख सकते हैं कि दैट वी हैव टू वर्क ऑन दैट डे केयर इन विच you can say we'll have to work on the tuitions, the different activities that help the students and that can help your children to get busy और आप लोग उनसे हट के अपने काम पे फोकस कर सकें। ये एक हम ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। देन हम मेथोडोलॉजी दे सकते हैं कि हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे हॉस्पिटल का ये हिस्सा जो है वो फ्री है और इसको हम डे केयर में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं डेवलप होगी और हम जो है हॉस्पिटल के किसी रूम को ही वर्किंग कंडीशन में ले आएंगे। हमारी जो आयाज हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके बच्चों को भी देख लिया करेंगे और हम एक दो अलहदा अपॉर्चुनिटीज़ भी एम्प्लॉयमेंट की दे सकते हैं। हम ये बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे। वो डॉक्टर्स करेंगी, फीमेल डॉक्टर्स, कि हाँ इस हॉस्पिटल में तो डे केयर भी है, तो हम ये एक एडवांटेज पेश कर सकते हैं। मतलब इस तरह की मेथोडोलॉजी वाइज और कंक्लूजन हम रिजल्ट निकालेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और फीमेल डॉक्टर्स की होगी और इस तरह की हम डिफरेंट वार्ड्स में जो फीमेल स्टाफ है और जो मेल स्टाफ भी है उसको हम अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गई है। जबकि स्कूल में जो हमारा एम होता है वो शो करता है कि हम कितना जानते हैं, हम कितना जानते हैं और हमारी मेजर राइटिंग स्ट्रैटेजीज क्या है। मेजर राइटिंग स्ट्रैटेजीज यानी आप ऐसे किस तरह से लिखते हैं, आप स्टोरी टेलिंग किस तरह करते हैं, एप्लीकेशन लेटर किस तरह लिखते हैं। जबकि आपका वर्क में कम्युनिकेशन देखी जाती है और सिर्फ कम्युनिकेशन ही देखी जाती है और आपकी अप्रोच देखी जाती है कि किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को एनकरेज कर रहे हैं। आप ये याद रखें कि डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस होती हैं। ऑडियंसेस में हमारे पास जो है एक तो ये होता है कि स्कूल में हमारा इंट्रोडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के साथ होता है, जबकि हमारे पास जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें हमारे पास जो इंट्रैक्शन है वो हमारे पास जो है हमारा एम्प्लॉयर है, फिर हमारा जो मैनेजर के साथ होता है, सुपरवाइजर के पास है। जिस तरह कि आपके पास एक एग्जाम्पल दी गई है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल आप लोगों को दी गई है कि हमने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें नायला प्रेजेंट करेगी एक रिकमेंडेशन कि हॉस्पिटल के किचन को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए और उसकी रिकमेंडेशन जो है वो उसका सुपरवाइजर रीड करेगा। सबसे पहले नायला ने रिकमेंडेशन दी और फिर उसकी जो सबसे पहली राइटिंग है वो उसका सुपरवाइजर पढ़ रहा है। सुपरवाइजर जो है उसकी बेसिक मेजर्स का ख्याल रखेगा कि बेसिक मेजरमेंट में उसने किस किस चीज़ों को इग्नोर किया है और किस किस चीज़ों को उसने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अब वो क्या करेगा, इन चीज़ों को लेकर अपनी रिकमेंडेशंस भी देगा कि हाँ ये चीज़ रिकमेंडेड है और ये चीज़ नॉट रिकमेंडेड है। वो अपनी इंफॉर्मेशन के साथ उसको जो है वाइस प्रेसिडेंट को, फाइनेंस प्रेसिडेंट को भिजाएगा कि देखे कि टोटल इस पर कितना खर्चा आता है। वो इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लगाएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद वेरीफाई करेगा कि ये चीज़ें जो नायला ने इंक्लूड की थी उन पे इतना खर्चा आता है। फिर वो परचेजिंग मैनेजर को भेजेगा या परचेजिंग डायरेक्टर को भेजेगा कि कोई इसमें न्यू इक्विपमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, क्या हमें नया ओवन चाहिए, क्या तो हमें नया रेफ्रिजरेटर चाहिए, या तो हमारा पुराना रेफ्रिजरेटर इस तरह से नहीं काम कर रहा कि वो जो है खाने को फ्रेश रख सके। ये बिल्कुल स्टेट ऑन ईजी एग्जाम्पल करके मैं आपको समझा रही हूँ। स्टिल अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो क्वेश्चंस आपको हों और जिस तरह के आपको कोर्सेज चाहिए हों और जोन से लेक्चर्स में आपको मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
और जिस तरह के लेक्चर्स में आपको मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो से लेक्चर्स आपको रिक्वायर्ड है वो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, वो मैं आपके लिए बना दूंगी। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें पता था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग इंसान जो है वो लिखता है कम्युनिकेशन, और कुछ जो राइटिंग स्कूल्स में होती हैं वो आपको आइडिया हो गया है, ऐसे स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, ठीक है। जबकि टर्म पेपर्स और एग्जाम पेपर्स के अलावा जो हम राइटिंग सीखते हैं जो कि बिजनेस में काम आती हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में काम आती हैं, उनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेमोज, जिसको हम मेमोरेंडम भी कहते हैं। ये हमारे पास कम्युनिकेशन होती है मुख्तलिफ फॉर्म्स और वेंडर्स के साथ। वेंडर्स हम जो है सेलर्स को कहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, और डिफरेंट फर्म्स जो हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। तो हमने किस तरह से उनको अप्रोच करना है और किस तरह से उनको, हमने एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, मेमोरेंडम एक रिक्वेस्ट लेटर होता है जो हम उनको पहुंचाते हैं ताकि एक अपीलिंग एडवर्टाइजमेंट रेडी हो सके। फिर बिजनेस लेटर्स की बात आती है। बिजनेस लेटर्स जिस तरह के हमारे पास गेस्ट पोस्टिंग में होता है, अगर कंटेंट राइटिंग हम करते हैं तो किस तरह से हम डिफरेंट अपने हायर ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हम कहते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं कि आया उसने किस किस बिजनेसेस और किस किस फर्म को अप्रोच किया हुआ है और वो कितने पैसों पे अपना काम करवा रहा है। तो हम वो चेकआउट करने के बाद उन पर बिजनेस लेटर लिखते हैं। ये 1 बाय 1 हम सीखेंगे कि हम, ये तो हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, हम 1 बाय 1 सीखेंगे कि बिजनेस लेटर्स यूजुअली इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि हमने उस कंपनी के साथ डील करना है। इंस्ट्रक्शंस हमें दी जाती है। इंस्ट्रक्शंस इसलिए हमारे नोटिस बोर्ड पे लगी होती हैं कि आज के वीक में, इस वीक की ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने थर्सडे को ये डील करनी है, फ्राइडे को हमने ये काम करना है, पूरा स्केड्यूल डिस्कस होता है। जबकि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स यूजुअली हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हम अपने जो अंडर जो उनकी लेबर काम कर रही होती है उनको टास्क दिए जाते हैं, ये प्रोजेक्ट है, लेट्स से प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग द डे केयर, जिस तरह कि हमने हॉस्पिटल डिस्कस किए तो हमने प्रपोजल दिया। प्रपोजल इस तरह दिया कि हम प्रपोज करना चाहते हैं कि यहाँ पर इस रूम को डे केयर बना दिया जाए, इससे ये फायदे होंगे, ये प्रपोजल है। और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, जबकि अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स तब बनती हैं, यानी इतनी प्रोग्रेस हो गई है, इस मंथ में पेंट हो गया था, इस मंथ में ये काम हो गया था, और 1 बाय 1 प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। इसका प्रॉपर सैंपल है जो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, और अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर भी सिखा दूंगी। सबसे पहली बात, जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि ओनरशिप क्या चीज़ होती है। ओनरशिप जो है हमारे वे ऑफ राइटिंग एंड कलेक्टिंग आवर ओन सीन टू हैव इन फ्रंट ऑफ आवर ऑडियंस। देखें, अब हम स्कूल में हैं तो हमें पता है कि हमारी ओनरशिप है, हम जो लिख रहे हैं एग्जाम में, पेपर में, रोल नंबर हमारा गया हुआ है बोर्ड पे, तो हम ही इस कंटेंट को ओन करते हैं। जबकि हम अगर बिजनेस के लिए कुछ लिखते हैं तो वो हमारा एम्प्लॉय, हमारा जो बॉस है, हमारा HOD भी ओन करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपने एक बिजनेस प्रपोजल लिखा है और आपके ही नाम से वो पब्लिश होगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो तो आप उस फर्म को ओ करते हो अपनी जितनी चीज़ें, तो वो फर्म उसके बदले में आपको पे करता है एंड आपसे रिक्वायर करता है कि आप लोग ये सारे टर्म्स लिखें, ये सारे प्रपोजल्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, लेटर्स और मेमोज वगैरह बनाएं, बट इट डजेंट मैटर कि वो जो है आपके ही नाम से पब्लिश होंगे। सो देयर हैव बीन नो कॉपीराइट इश्यूज इन दैट केस। आप ये उन पर लाइबिलिटी भी नहीं लगा सकते कि ये मैंने लिखा था। यू हैव टू वर्क फॉर द फर्म एंड ये उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि अब आप एक लेटर और रिपोर्ट लिखते हो कस्टमर को, ठीक है, तो जो कस्टमर इसे दिखता है वो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के उस पर दिखता है। वो ये नहीं दिखता कि ये आपने लिखा है या किसी एक बंदे ने लिखा, वो दिखता है कि जो इस एम्प्लॉयर है, जो इस जॉब पे ऑलरेडी काम कर रहा है, ये उसने लिखा है और वो एक अपना मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो अगर आप उसको प्रपोजल लिखते हो तो आपकी पूरी की पूरी लाइबिलिटी है कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो उस डील को लूज भी कर सकता है और विन भी कर सकता है। तो इट मीन्स कि राइटिंग बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ वेरी टफ जॉब इज विद रिस्पेक्ट टू योर डीलिंग विद द बिजनेस फर्म्स।
तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन, अच्छी इंग्लिश यूज़ करनी है। आपने डिफरेंट सिचुएशंस को अपने वर्क, अपने फर्म में कंसिडर करना है। और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं यूजुअली वो एक कमेटी बिठाते हैं जो कि आपकी राइटिंग्स को सबसे पहले डिस्कस करती हैं एंड देन वो प्रपोजल आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अब हमने किसी भी जॉब पे सक्सीड करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी जो ओनरशिप है वो अपने एम्प्लॉयर को क्लेम करने के लिए दे दें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका सबसे पहले देने से पहले आपने कुछ क्वेश्चंस का ख्याल करना है। सबसे पहले you have to think about what they want from you and why। आपने ये सबसे पहले क्वेश्चंस पूछने हैं कि सर आपको ये चीज़ें मुझसे रिक्वायर्ड है, ये इसकी क्या वजह है। आप थोड़ी सी डीलिंग करेंगे, देन आप ये डिस्कस करेंगे कि इनके करने से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं। फिर आपने ये देखना है कि इस सब से क्या रिएक्शंस आएंगे और उस रिएक्शंस का आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और कम्युनिकेशन हम किस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड करेंगे। जिस तरह के आपके हैंड आउट में एक एग्जांपल गिवन है कि नायला का प्रपोजल मॉडिफाई करने के लिए जो उसने हॉस्पिटल के किचन के लिए लिया था वो प्रॉब्लम्स बता रहा है कि किस तरह की जो रीसेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रीडर्स हैं यानी जो हमारी ऑडियंस है वो फेस कर रहा है। अगर रीडर उसको कंपेलिंग फील करेगा कि हाँ ये तो बात सही है, यही मसला हमें पेश आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसे अपवोट करेगा। तो ये आपकी रीडिंग में इतनी कमांड होनी चाहिए कि आप अपने रीडर को अपनी जो राइटिंग स्किल से इनकरेज कर सके। क्योंकि रीडर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि रीडर जो है वो मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह की आपने लिखा होता है वही बात ही समझ जाते हैं। बेशक आपने झूठ लिखा होगा कहीं, वो उसी को ही सच समझेंगे क्योंकि रीडर्स मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। किस तरह मीनिंग्स क्रिएट करते हैं कि अगर उनको ये नहीं डिपेंड करता कि वो किस तरह से आपसे मैसेज रिसीव करें, वो इंटरेक्ट करते हैं उस मैसेज के साथ और ख़ुद एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। अब रीड कर रहे हैं, हम एक लार्जर स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हम डिफरेंट छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मीन्स हिस्सों में सेंटेंसेस को लिख रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो होंगे वो वर्ड्स नहीं होंगे, तो अलग अलग सेंटेंसेस से वो रीडर को क्या समझ आएगी। जब आप एक प्रॉपर लय में नहीं लेके जाएंगे अपना, तो रीडर को वो मीनिंग नहीं समझ आएगी जो आप लिख रहे हैं। अब सेकंड है रीडर रिस्पॉन्स करता है और जो शेप की जाती है सिचुएशन इसके सामने। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट, आपने रीडर्स के पर्सनल इंटरेस्ट को डिच करना होता है। ये एक बहुत बड़ी कमांड होती है एक राइटर की कि वो रीडर की जगह पे होके सोचे। जब भी आप राइटिंग करने बैठें आप अपनी ऑडियंस के दिमाग में रखें कि ये ऑडियंस जो है मुझे इसको क्या चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे तो रीडर उनकी सिचुएशन को आप शेप करेंगे। आप ये लाइन भी लिख देंगे कि जैसे वी फील योर पेन, तो रीडर खुद ब खुद उसी टाइम आपका हो जाता है। वो कहता है इसको तो मेरी मसले की समझ आती है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि रीडर जो है रिएक्ट करता है मोमेंट टू मोमेंट बेसिस में। आप जॉब पर हैं, पीपल रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के थ्रू मेमोज के थ्रू, थोड़े से शॉर्ट मैसेजेस, थोड़े से रिक्वेस्ट लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से करते हैं, रिपोर्ट और अदर बिजनेस के थ्रू करते हैं। ये कम्युनिकेशन है। तो जिस तरह रीडर जो है आप जोन सा लेट से आप कोई मेमोज, कोई बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दे रहे, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो आपका जो रीडर है वो डल हो जाएगा। तो आप रिकरेंट मैसेजेस एंड मेमोज ट्रांसफर करते रहेंगे तो आपका रीडर इंटरैक्टिव रहेगा आप लोगों की टर्म के साथ। आप लोगों की एक्सरसाइज में है कि हमने एक कम्युनिकेशन फाइंड करनी है, फाइंड ए कम्युनिकेशन, जो कि एक ऐसे बंदे ने लिखी है जिसकी जॉब आपको रिक्वायर्ड है। मतलब वो एक ऐसी जॉब करता है जो आप चाहते हैं कि मैं वो जॉब करूं, लेकिन उसने उस जॉब, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने उसकी पोजीशन लेने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने उस बंदे के ड्रॉबैक्स देखने हैं और सबसे पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। जॉब डिस्क्रिप्शन से आप सर्च करेंगे कि क्या क्या इस जॉब में रिक्वायर्ड है और क्या क्या ये फुलफिल नहीं कर सका। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है।
है, आपने इसको ये करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने एक पीस ऑफ राइटिंग लेना है जिसमें आप फील करते हैं कि इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव मीन्स उसमें डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिससे आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या ये हमें कहना चाहते हैं। कोई ऐसा अब्रप्ट सी न्यूज़ हो या ऐसा कुछ हो जिसमें वो रीडर अपना आइडिया या जो राइटर है वो अपना आइडिया कन्वे ना कर सकता हो, तो आपने क्या करना है, उससे डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं और समझने की कोशिश करनी है कि ये कहना क्या चाहता है, फिर उसको अपने ईजी वर्ड्स में लिख के देना है। ठीक है, इस जो उससे आपको समझ आ रहा होगा वो आपने उससे लिख के देना है। तो वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपने एनालाइज करना है एक कोई भी पीस ऑफ राइटिंग, कोई भी राइटिंग आप ले लेंगे और इस टाइम आपने क्या करना है कि 3 और 4 रीडिंग मोमेंट्स लेनी है। रीडिंग मोमेंट्स यानी आपने देखना है कि कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जहां रीडिंग मोमेंट्स यानी वहां पर पढ़ने का दिल जा रहा है। रीडिंग मोमेंट्स उस चीज़ को कहते हैं जहां पे आपका हुक्स यूज हुए हों या जहां पर आपके जो राइटिंग है वहां पर रीडर इंगेज हो जाए। तो आपने इंटरेक्शन बनानी है इस तरह से कि आपका रीडर कहे कि हाँ ये बात तो ठीक है। तो इस तरह जो आपका ऑथर है वो अच्छे तरीके से आपके रिजल्ट्स निकाल सकता है।